सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। जो भी बच्चे झारखंड पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, अब उनकी परीक्षा डेट आने ही वाली है। जुलाई के सेकेंड वीक में परीक्षाएं होने वाली हैं। तो ये देखते हैं आज से झारखंड पीजीटी का ये है प्रीवियस ईयर्स का पेपर 2017 का ये है पेपर प्रवक्ता हिंदी का व्याख्या सहित इसका उत्तर दिया है इसमें। और इसके बाद 10 प्रैक्टिस सेट है जो मैं इसके बाद लगवाऊंगी। तो पहले देखते हैं प्रीवियस ईयर्स में क्या पेपर पूछा गया था। जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। ऑप्शन बी है इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है। ऑप्शन सी है स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है। और ऑप्शन डी है कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। तो देखिए इसमें स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या है, ये ऑप्शन गलत है। देखिए जयशंकर प्रसाद के नाटक स्कंदगुप्त के संबंध में स्कंदगुप्त नाटक के केंद्र में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या वाक्य गलत है। तलाक और पुनर्विवाह ध्रुव स्वामी नाटक में दिखाया गया है। स्कंदगुप्त नाटक के संबंध में अन्य सभी कथन सत्य हैं, यानी कि इसमें भारतीय और पाश्चात्य नाटक पद्धतियों का सुंदर समन्वय हुआ है। इसमें गुप्त साम्राज्य की स्थितियों का चित्रण हुआ है और कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों में इस नाटक की गणना की जाती है। दूसरा प्रश्न है किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? किसकी कृतियों में आता है? कृष्णा शोभती के, प्रेमचंद के, जयशंकर प्रसाद के या भीष्म साहनी के? तो किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है? तो ऑप्शन सी सही होगा, जयशंकर प्रसाद की कृतियों में। जयशंकर प्रसाद की कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। इनके सभी नाटकों की विषय वस्तु ऐतिहासिक है। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं सज्जन, कल्याणी परिणय, राज्यश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव श्यामनी। इन सभी नाटकों में भारत के उत्कर्ष को, भारतीय संस्कृति को दिखाया गया है, उसकी सच्ची व्याख्या की गई है। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही है? व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। मानक हिंदी में केवल एक वचन होता है, गलत है। मानक हिंदी की वाक्य संरचना में सामान्यतः पहले क्रिया, फिर कर्ता और अंत में कर्म आता है। मानक हिंदी में 10 कारकों के लिए विभक्ति चिन्ह निश्चित है मानक हिंदी में। तो इसका उत्तर होगा, कौन सा तथ्य सही है? तो ऑप्शन ए सही होगा। मानक हिंदी की व्याकरणिक संरचना में व्याकरणिक स्तर पर मानक हिंदी के रूप में परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में किसका आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है? अर्जुन और द्रौपदी का आलंबन लेकर, देश की जनता का, भीष्म और युधिष्ठिर का, राधा और कृष्ण का? तो ऑप्शन सी सही है, भीष्म और युधिष्ठिर का। रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कुरुक्षेत्र में भीष्म और युधिष्ठिर का आलंबन लेकर उन्होंने महत्वपूर्ण प्रश्न को कृति में उपस्थित किया है। अगला प्रश्न है हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? अभिव्यक्ति कहा, कविता कहा, नाटक कहा या कहानी कहा? तो हृदय की मुक्ति अवस्था को कहा जाता है, ऑप्शन बी कविता कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने कविता कहा है। नाटक के विषय में शुक्ल जी का कथन है विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। तो दोनों पॉइंट ध्यान में रखने वाली है। सामान्य तौर पर कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं, पद कहते हैं, शब्दों का समुच्चय कहते हैं या वाक्य कहते हैं? तो कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। सामान्य तौर पर कर्ता, क्रिया आदि के सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं।
जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तथा तब उसे पद कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा है? तो सभी को पता है ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। इसके की व्याख्या देखिए, क्या भूलूं कि याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। अनामिका निराला की रचना है। पथ के साथ ही महादेवी वर्मा की और चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा उग्र की। दुल्हिनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीर का यह पद किस राग में है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। राग भैरवी में, राग मल्हार में, राग बसंत में या राग गौड़ी में? तो दुल्हिन गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार, यह पद कबीर का है और यह पद राग गौड़ी में है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस युग की कविता के लिए कहा गया है? तो ये छायावाद के लिए कहा गया है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद की कविता के लिए कहा गया है। यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। अज्ञे ने तार सप्तक की भूमिका में प्रयोगवादी कवियों को राहों के अन्वेषी कहा है। मार्क्सवादी विचारधारा का साहित्य में उदय प्रगतिवाद के रूप में होता है। प्रगतिवाद समाज को शोषक और शोषित के रूप में देखता है। और विजय देव नारायण शाही ने नई कविता में लघु मानव की प्रतिष्ठा की है। पारिभाषिक शब्द से क्या अभिप्राय है? प्रश्न नंबर 10 है। पारिभाषिक शब्द से क्या अभिप्राय है? जिन शब्दों के सहारे बातचीत की जा सके, जिस शब्द का प्रयोग साहित्य में किया जा सके, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में विशिष्ट और निश्चित अर्थबोध के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द जिसकी परिभाषा दी जा सके, और भाषा की सार्थक स्वतंत्र इकाई। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में विशिष्ट और निश्चित अर्थबोध के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द जिनकी परिभाषा दी जा सके उसे पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? श्री सीताराम संवाद, श्री शिव पार्वती संवाद, श्री राम भरत संवाद या श्री राम वाल्मीकि संवाद। तो अयोध्या कांड में कौन सा संवाद नहीं है? तो शिव पार्वती संवाद रामचरितमानस के अयोध्या कांड में नहीं है। अयोध्या कांड में सीताराम संवाद, राम भरत संवाद तथा श्री राम वाल्मीकि संवाद है। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है और रामचरितमानस में 7 कांड है। इसके 7 कांडों को याद करने की ट्रिक बहुत अच्छी मैंने बनाई है। बालाकाया आर्य की सुंदर लंका में उतरा। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को क्या कहते हैं? 12वां प्रश्न है, बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, मध्य प्रदेश या पश्चिमी हिंदी? तो हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के सामूहिक नाम को पश्चिमी हिंदी कहते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मुख्यतः खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी तथा हरियाणवी बोली आती है। झारखंड की भूमि में द्रविड़ भाषा बोलने वाली, झारखंड की भूमि में द्रविड़ भाषा बोलने वाली जातियों, इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है? बोलने वाली जातियों में इनमें से कौन सा नाम सही नहीं है? माल्टो, गोंडी, बेड़ा या कुडुख। झारखंड की भूमि में द्रविड़ भाषा बोलने वाली जातियों में बेड़ा नाम सही नहीं है। माल्टो, गोंडी तथा कुडुख झारखंड के द्रविड़ भाषा बोलने वाली जातियों में से है। तो ऑप्शन डी सी सही होगा। इसमें से द्रविड़ भाषा बोलने वाली नहीं है। मैला आंचल किस श्रेणी का उपन्यास है? तो मैला आंचल आंचलिक श्रेणी का उपन्यास है। ऑप्शन डी सही है। मैला आंचल आंचलिक उपन्यास है और इसके रचनाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। सामाजिक उपन्यास है आपका देवरानी जेठानी की कहानी, ये गौरी दत्त द्वारा लिखा गया है। ऐतिहासिक है उपन्यास वीरांगना, राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखा गया है। राजनीतिक उपन्यास है विश्रामपुर का संत, श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया है। स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास के लिए इनमें से किस सुझाव पर दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई? राजगोपालाचारी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या बाबूराव विश्व पराड़कर? तो महात्मा गांधी के सुझाव पर ये दक्षिण भारत में खोला गया। स्वाधीनता आंदोलन के समय महात्मा गांधी के सुझाव पर
राष्ट्रभाषा हिंदी विकास के लिए दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की गई। देवनागरी लिपि में लेखन और मुद्रण की दृष्टि से जो दोष थे उसके निराकरण का सर्वप्रथम प्रयास बाल गंगाधर तिलक ने किया। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने दक्षिण भारत में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया है। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस पत्रिका ने हिंदी गद्य के विकास में योगदान दिया? कवि वचन सुधा, धर्मयुग, कल्पना या सारिका? तो 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान हिंदी गद्य के विकास में कवि वचन सुधा पत्रिका ने योगदान दिया। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की मासिक, पाक्षिक तथा साप्ताहिक पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन काशी से 1968 में हुआ था। अब देखिए, धर्मयुग धर्मवीर भारती का है, जिसका स्थान था मुंबई। कल्पना आर्येंदु शर्मा, ये हैदराबाद से प्रकाशित होती थी। सारिका कमलेश्वर की पत्रिका है और दिल्ली मुंबई से प्रकाशित होती थी। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है? तो पहला शीर्षक चिंता है। कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक चिंता है। कामायनी में 15 सर्ग है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, लज्जा, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। कामायनी के जयशंकर प्रसाद की रचना है, जिसका प्रकाशन 1935 है। जयशंकर प्रसाद की मुख्य रचनाएं हैं उर्वशी, मिलन, प्रेम पथिक, करुणालय, चित्राधार, झरना, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, आंसू, लहर। कबीर की वाणी का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? साखी, बीजक, सबद, रमैनी। तो बीजक में इनके सभी प्रसिद्ध संग्रह, सभी कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से प्रसिद्ध है। कबीर की कहानियों का बानियों का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1964 इसमें किया। बीजक के 3 भाग किए गए हैं, रमैनी, सबद और साखी। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? साहित्यिक सिद्धांत संबंधी, विचारात्मक, साहित्य समीक्षा संबंधी या भाव या मनोविकार संबंधी। तो रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध भाव या मनोविकार संबंधी निबंध है। रामचंद्र शुक्ल के श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध भाव या मनोविकार संबंधी हैं। रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह चिंतामणि भाग 1 में भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है इत्यादि संकलित है। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? सगुण काव्य धारा में, कृष्ण काव्य धारा में, राम काव्य धारा में या संत काव्य धारा में? तो इसका उत्तर डी होगा, सभी को पता होगा। संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काव्य धारा को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत श्री कृष्ण ही परब्रह्म है, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। राम काव्य धारा के अंतर्गत रामानुज जी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रामानुज जी के श्री संप्रदाय में विष्णु या नारायण की उपासना है। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्प्रिया उससे बेकार कराती है। स्कंदगुप्त नाटक का यह कथन किस पात्र का है? कुमार गुप्त का, चक्रपालित का, नागरिक का, स्कंदगुप्त का। तो इसकी व्याख्या देखिए, अधिकार सुख कितना मादक है, इस ये कथन स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त का है। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। स्कंदगुप्त नाटक में स्कंदगुप्त युवराज, विक्रमादित्य तथा कुमार गुप्त मगध का सम्राट एवं चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। चक्रपालित का कथन है, पुष्यमित्र युग का अंत तो समीप है, विजय निश्चित है। कुमार गुप्त का कथन है, तुम्हारी लंका अब राक्षस नहीं तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं रहते, क्यों धातुसेन? रामचरितमानस में कितने कांड है? तो रामचरितमानस में 7 कांड है।
7 कांडों के क्रमशः हैं बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। देखिए, बालक आया, अरे किस सुंदर लंका में उतरा, ये ट्रिक है इसको याद करने की। रामचरितमानस में तुलसी केवल कवि रूप में नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के रचे 12 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, जिनमें 5 बड़े और 7 छोटे हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली। रामचरितमानस विनय पत्रिका बड़े ग्रंथ है। रामलला नहछु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवय रामायण, वैराग्य संदीपनी, कृष्ण गीतावली और रामाज्ञा प्रश्नावली ये छोटे ग्रंथ हैं। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष कौन है? अनुनासिक है, मातुल है, अनुस्वार है, दंतुल है। आषाढ़ का एक दिन पूरा नाटक मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो इसका उत्तर होगा डी, दंतुल। आषाढ़ का एक दिन में राजपुरुष दंतुल है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक, इसके प्रमुख पात्र अनुनासिक अधिकारी है, मातुल कवि है, अनुस्वार अधिकारी है, अंबिका ग्राम की वृद्धा है, अब मल्लिका कालिदास की प्रेयसी है और कालिदास कवि है। दंतुल राजपुरुष है, निक्षेप ग्राम पुरुष है, रंगिड़ी नागरी है, प्रिय गुमंजरी राजकन्या और कवि पत्नी है। कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, सम्राट यदि इतना भी न कर सके तो क्या, सब क्षणिक सुखों का अंत है। स्कंदगुप्त नाटक में किसके द्वारा कही गई पंक्तियां हैं? देवसेना के द्वारा, विजया के द्वारा, मुद्गल के द्वारा, अनंत देवी के द्वारा। तो ये कथन कहा गया है देवसेना के द्वारा। कष्ट हृदय सुखों का अंत है, ये कथन स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना का है। स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है। स्कंदगुप्त नाटक में विजया का कथन है, मैं कहाँ जाऊं, हम उस श्रृंखल वीर को मैं लौह श्रृंखला पहना सकूंगी, उसे अपने बाहु पास में जकड़ सकती हूँ, हृदय के विकल मनोरथ आ। स्कंदगुप्त नाटक में मुद्गल का कथन है, अवकाश हो या नहीं मुझे आवश्यकता नहीं। स्कंदगुप्त नाटक में अनंत देवी का कथन है, नर्तकियों को बुलवाती आ रही हूँ, कुमार मात्य आदि थे, मंत्रणा में बाधा समझकर जानबूझकर देर लगाई, आपको तो देखती हूँ कि अवकाश ही नहीं। अगला प्रश्न 25वां, सरोज स्मृति किस श्रेणी की रचना है? बाल गीत है, विरह गीत है, प्रेम गीत है या शोक गीत है? तो सरोज स्मृति शोक गीत है। सरोज स्मृति शोक गीत है। निराला द्वारा अपनी पुत्री की मृत्यु पर लिखी इस कविता में करुण भाव की प्रधानता है। इसका रचना काल 1935 है और निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता इत्यादि। और निराला पर मैंने बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, पूरा क्लास सेशन है, बहुत अच्छा, आप लोग जरूर देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा इनसे। सबसे मुक्त प्रकाश चाहिए सबको, मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन, ये पंक्तियां किस कृति से ली गई हैं? कुरुक्षेत्र से, अंधा युग से, राम की शक्ति पूजा से या सरोज स्मृति से? तो ये कुरुक्षेत्र से लिखी गई हैं। उक्त पंक्ति रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित कुरुक्षेत्र से ली गई है। कुरुक्षेत्र दिनकर द्वारा रचित एक प्रबंध काव्य है। रचना देखिए, कुरुक्षेत्र का प्रकाशन वर्ष 1946 है। अंधा युग धर्मवीर भारती की है, राम की शक्ति पूजा निराला की और सरोज स्मृति भी निराला की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? छंदों का बंधन, नया भावबोध और नया शिल्प, क्षणवाद में विश्वास, अनुभूति की प्रामाणिकता। तो कौन सी विशेषता नई कविता की नहीं है? तो छंदों का बंधन नई कविता की विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए। देखिए, छंदों का बंधन नई कविता की विशेषता नहीं है। नया भावबोध, नया शिल्प, क्षणवाद में विश्वास और अनुभूति की प्रामाणिकता, ये सब नई कविता की विशेषताएं हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है? कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। बी है सब चले सदैव राम की सोचते हुए विजय। सी है क्रम क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस। डी है पूरा करता हूँ देख माता एक नयन। तो इसका उत्तर होगा ए, ऑप्शन ए। राम की शक्ति पूजा की अंतिम पंक्ति है, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य काव्य बंगला का ग्रंथ कृतवासी रामायण है।
भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है। पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी को किस हिंदी का विकास हुआ? देहलवी से किस हिंदी का विकास हुआ? कठिन हिंदी का, मानक हिंदी का, पुरानी हिंदी का या संस्कृत निष्ठ हिंदी का? तो पंजाबी, राजस्थानी, हरियाणवी, ब्रज से प्रभावित साहित्यिक खड़ी बोली या देहलवी से मानक हिंदी का विकास हुआ। ऑप्शन बी सही है। यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं, मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने किसे हिंदुस्तान जाने के लिए कहा? सत्यनाश फौजदार को, मदिरा को, आलस्य को या अंधकार को? तो कहा अंधकार को। यह ऑप्शन डी सही है। यद्यपि मैंने बहुत से लोग भारत विजय को भेजे हैं, पर तुम्हारे बिना सब निर्बल हैं, मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अब तुमको वहां जाना होगा। यह कहकर भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्देव ने अंधकार को हिंदुस्तान जाने के लिए कहा। भारत दुर्दशा भारतेंदु द्वारा रचित नाटक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी? देश भर से संपर्क का, क्षितिज भारत का, राष्ट्रीय एकता का या पढ़े लिखे भारत का? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी। ऑप्शन सी सही है। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है? राम सीता के उदात्त प्रेम से, राम के पूजा में बैठने से, दुर्गा की उपासना से या राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से? तो इसका ऑप्शन डी सही है। राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से होता है। राम की शक्ति पूजा निराला द्वारा 1935 में रचित महाकाव्य है। निराला द्वारा रचित अन्य काव्य ग्रंथ है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास इत्यादि। वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में किस आयोग की स्थापना की? शब्दावली आयोग की, वैज्ञानिक ज्ञान आयोग की, राजभाषा तकनीकी शब्दावली आयोग की या वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की? तो इसका उत्तर होगा डी, वैज्ञानिक तथा तकनीकी साहित्य के प्रणयन हेतु आवश्यक शब्दावली और साहित्य सामग्री निर्माण के लिए भारत सरकार ने 1961 में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की। यथार्थवादी उपन्यासों में किस दृष्टि की प्रधानता रहती है? रूप केंद्रित, वस्तु केंद्रित, परंपरा केंद्रित या व्यक्ति केंद्रित? तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। यथार्थवादी उपन्यासों में वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता रहती है। 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान किस लेखक का हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है? भीष्म साहनी का, बाल मुकुंद गुप्त का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का या प्रताप नारायण मिश्र का? तो इसका उत्तर होगा ए, भीष्म साहनी का 19वीं सदी के नवजागरण के दौरान हिंदी गद्य के विकास में योगदान नहीं रहा है। भीष्म साहनी प्रेमचंदोत्तर युग के उपन्यासकार हैं। इनके द्वारा रचित उपन्यास है कड़ियां, तमस, बसंती, मैयादास की माड़ी, कुंतो इत्यादि। मैला आंचल का प्रकाशन कब हुआ था? 1947 में, 1954 में, 1950 में या 1960 में? तो इसका उत्तर होगा 1954 में। ऑप्शन बी सही है। मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन 1954 में हुआ था। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की कथा है। रेणु के द्वारा रचित अन्य उपन्यास है परती परी कथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे, राम रतन राय। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में कौन सा तथ्य गलत है? यह कविता छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। इसमें राम की शक्ति की आराधना करते हैं, राम शक्ति की आराधना करते हैं। इसमें धर्म और अधर्म के शाश्वत संघर्ष का चित्रण है। यह रचना मूलतः राम और सीता के प्रणय गाथा है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, निराला की कविता राम की शक्ति पूजा के संदर्भ में गलत तथ्य है। यह रचना मूलतः राम और सीता की प्रणय गाथा है। दिए गए अन्य सभी विकल्प राम की शक्ति पूजा के संबंध में संगत हैं। हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर सबसे पहले किसने विधिवत विचार किया? राजा लक्ष्मण सिंह ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी के मानकीकरण पर स्वरूप पर सबसे पहले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने
विधिवत विचार किया। द्विवेदी जी सन 1930 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इन्होंने हिंदी के मानकीकृत स्वरूप पर कार्य किया। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? तो आप सभी को पता होगा, ये पूस की रात के पात्र हैं। ऑप्शन सी सही है। हल्कू और मुन्नी प्रेमचंद की पूस की रात कहानी के पात्र हैं। पूस की रात कहानी का प्रकाशन 1930 में हुआ था। दिल की रानी, अलगयोजा और बेटों वाली विधवा प्रेमचंद की अन्य कहानियां हैं। निम्नलिखित में ये सब मानसरोवर भाग 1 में है। मानसरोवर भाग 1 की सभी कहानियों पर वीडियो बनी हुई है। निम्नलिखित में से भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? 6वीं शताब्दी से, 10वीं शताब्दी से, 9वीं शताब्दी से या 11वीं शताब्दी से? तो उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाषा के संदर्भ में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 6वीं शताब्दी से प्रारंभ हुआ। आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रिय गुमंजरी के संदर्भ में गलत तथ्य कौन सा है? राजनीति के दांव पेचों में निपुण नहीं है, गुप्त वंशीय राजदूहिता है, विदुषी है, कालिदास की परिणीता है। तो देखिए, प्रिय गुमंजरी जिससे कालिदास का विवाह होता है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के आधार पर प्रिय गुमंजरी के संबंध में गलत तथ्य है। राजनीति के दांवपेच में निपुण नहीं है, जबकि वो राजनीति के दांवपेच में निपुण है। यही कथन गलत है इसमें। दिए गए विकल्प गुप्त वंशीय, राजदूहिता, विदुषु है और कालिदास की परिणीता सभी कथन प्रिय गुमंजरी के विषय में संगत है। गोदान का रचना काल क्या है? तो 1933-34, 1935-36, 1920-21 और 1940-41। तो 1935-36 है गोदान का रचना काल। प्रश्नानुसार गोदान का रचना काल 1935-36 है। गोदान प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है। गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है और प्रेमचंद के अन्य उपन्यास है सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प और गबन। मनु, श्रद्धा और ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन किसका है? तो ये स्वयं जयशंकर प्रसाद जी का कथन है। ये मैंने जो जयशंकर प्रसाद जी पर वीडियो बनाई उसमें ये भी बताया हुआ है। मनु, श्रद्धा, ईड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। यह कथन जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी महाकाव्य के संदर्भ में कहा गया है। कामायनी प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इसकी रचना प्रसाद ने सन 1935 में की थी। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन किस कृति से है? रश्मि रथी, हुंकार, उर्वशी या कुरुक्षेत्र से? तो यह कुरुक्षेत्र का है। आत्मा का संग्राम आत्मा से और देह का संग्राम देह से जीता जाता है। रामधारी सिंह दिनकर का यह कथन कुरुक्षेत्र के संदर्भ में है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का एक खंड काव्य है। अन्य दिए गए विकल्प रामधारी सिंह दिनकर के काव्य ग्रंथ हैं। राजभाषा अधिनियम को व्यवहारिक बनाने के लिए राज्यों को विभाजित करने वाली कौन सी श्रेणी सही है? क, ख और ग क्षेत्र, ए, बी और सी क्षेत्र, हिंदी क्षेत्र, अ, ब और स क्षेत्र। तो राजभाषा अधिनियम को व्यवहारिक बनाने के लिए राज्यों को विभाजित करने वाली सही श्रेणी है क, ख और ग क्षेत्र। मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से क्या संबंध है? बहन है, माँ है, सेविका है या प्रेमिका है? तो कमली डॉक्टर प्रशांत की प्रेमिका है। मैलांचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से प्रेमिका का संबंध है। मैलांचल रेणु का आंचलिक उपन्यास है। मैलांचल उपन्यास का प्रकाशन 1954 में हुआ। लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? असंतोष, दुख, पीड़ा या क्लेश की? तो असंतोष की। लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में असंतोष की चर्चा की है। यह निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के चिंतामणि निबंध भाग 1 में संकलित है। गीत नाट्य अंधायुग किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सेठ गोविंद दास के। तो गीत नाट्य नाटक जो अंधायुग की रचना धर्मवीर भारती ने की है। धर्मवीर भारती की अन्य रचना है ठंडा लोहा, सात गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना भी इत्यादि। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथन किसका है? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है।
कथन किसका है? बच्चन सिंह का, राम कुमार वर्मा का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो इसकी व्याख्या देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपर्युक्त कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। और इसका 50वां प्रश्न है, संस्मरण और रेखा चित्र में कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? हमारे आराध्य, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारे आराध्य संस्मरण विधा की रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, बल्कि यह बनारसी दास चतुर्वेदी की रचना है। जबकि अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा की संस्मरण विधा की प्रमुख रचना है। महादेवी वर्मा पर भी वीडियो सेशन हो चुकी है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत अच्छी बनी है। वीडियो काफी लंबी हो जा रही है, इसलिए इस सेशन में केवल 50 प्रश्न रखेंगे। आगे के प्रश्नों को मैं इसका भाग 2 बनाऊंगी। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मन में कोई प्रश्न हो या कोई सुझाव हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में दें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।